तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अतु करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर की इन एमसीक्यू फॉर्मेट, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली मेरिट स्कीम के नाम से स्कीम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये स्कीम किससे रिलेटेड है? तो इस स्कीम को मतलब लॉन्च किया गया था रिफॉर्म करने के लिए और स्ट्रेंथर करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन को थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी एंड रिसर्च ओरिएंटेड इम्प्रूवमेंट। मतलब मेन पर्पज क्या है? टेक्निकल एजुकेशन में रिफॉर्म लाना और उसको स्ट्रेंथन करना, मेरिट स्कीम का पर्पज। और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मेरिट का फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। मेनली पॉलिटेक्निकल एंड जो अपने टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उन सब में इंप्रूवमेंट लाने के लिए एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट रिसेंटली अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को रीअपॉइंट कर दिया, मतलब 2 साल के लिए उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ठीक है। पहले भी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोला जाता है। उनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो वो पर्सन है आर वेंकटा रमनी। ठीक है, इनको दोबारा से 2 साल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में क्या होता है। एक तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, उसके साथ साथ इनका मेंशन जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर किस में आर्टिकल में इनका मेंशन है, उनका मेंशन है आर्टिकल 76 के अंदर। दूसरा, इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एलिजिबल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बनने के लिए, तब ये एजीआई बन सकते हैं। ठीक है। कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, ये एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, बट जो ऑफिस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली नए डिप्टी गवर्नर बने आरबीआई के। ठीक है। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो डिप्टी गवर्नर बने ना, ये पहले सीएजी थे। ठीक है, कैग थे। तो ये बने श्रीश चंद्र मुर्मू, एससी मुर्मू। इनको नया डिप्टी गवर्नर बना दिया आरबीआई का। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर सिस्टम बनने जा रहा है, जो होगा बेस्ड ऑन क्लोज फ्यूज साइकिल, जिसको 2030 तक बना दिया जाएगा। मतलब क्लोज फ्यूज साइकिल का मतलब इसमें ये है कि मतलब जो फ्यूल पहले यूज किया जाएगा, जैसे यूरेनियम 238 यूज किया, उससे फर्दर 233 वगैरह 255 वगैरह, तो उसी को रिसाइकल करते जाएंगे। उसको ऐसा नहीं होगा कि एक बार यूज करने के बाद उसको वेस्ट कर देंगे। ओपन साइकिल में जैसे होता है, यूज किया फेंक दिया, उसमें क्या होगा कि उसको बार बार यूज किया जाएगा। तो ये ऐसा 2030 तक बनाने वाला पहला कंट्री कौन होगा? मतलब क्लेम कर रहे हैं अभी रसिया, ऐसा बोला है कि हम 2030 तक ऐसा बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है इंडिया और ईएफटीए के बीच में। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ये डेट में जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हूँ कि ये कब इफेक्ट होगा। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेट कब इफेक्ट होगा, 1 अक्टूबर से, चलो मान लो आपने ये देख भी लिया, याद रख लिया। बट इसमें मेन चीज क्या है नोट करने वाली की, जो ईएफटी है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसके अंदर आइसलैंड, लिechtenstein, उसके साइड में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, ये 4 कंट्रीज आती हैं ईएफटी के अंदर। आपको इन चारों कंट्री का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेगा ईएफटी के अंदर कौन सी कंट्री नहीं आती है। तीन का नाम दिया होगा, चौथी का नहीं दिया होगा, वही आंसर होगा। तो आपको इन तीनों के चारों के नाम नोट डाउन कर लेने। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड। रिसेंटली अनंत शस्त्रा, ये न्यूज में था भाई, ये इंडिजिनियसली इंडिया ने डेवलप कर लिया है। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? वॉज अर्लियर नोन बाई विच नेम। ठीक है, किस नाम से इसको पहले जाना जाता था? पहले इसको QRSAM से नाम से जाना जाता था, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। मतलब ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको अभी बोला जाएगा अनंत शस्त्रा। ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है, और उनको मिलके होस्ट किया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका की ये तीनों कंट्री, कनाडा, फिर यूएस, फिर मैक्सिको। ठीक है, इन तीनों ने अपने मैस्केट रिलीज किए हैं। तीनों के मैस्केट के नाम आपको पता होने चाहिए। मैस्केट है मैपल, जायू और क्लच। ठीक है, देख लेते हैं किस कंट्री का कौन सा है। मैपल जब जो मूस है वो कनाडा का है, और जायू जो जैगवार है वो मैक्सिको का है। ठीक है, देखो, एम से मैपल, एम से मूस, कनाडा। जायू और जे से लगभग लगभग सेम है, तो ये मैक्सिको का। और तीसरा प्लस द बॉल्ड ईगल, ये है यूएसए का। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड दो वेटलैंड नई बिहार में अभी रिसेंटली डिक्लेयर की गई है रामसर साइट्स के अंदर। तो जिससे इंडिया का जो टोटल नंबर है ना, वो बढ़ के 93 हो गया। अगर एग्जाम आता है नेक्स्ट महीने, कोई भी एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर फर्दर अपडेट्स नहीं आएंगे, तो वो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया, तो वो उसका आंसर होगा 93। ठीक है जी। और बिहार के अंदर जो दो नई बनी है, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वो बने गोकुल जलाशय और उदयपुर झील।
अब देखो एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज कर सकता है। उदयपुर झील, अब उदयपुर झील का उदयपुर आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे यार ये तो राजस्थान में उदयपुर, तो हो सकता है ये वेटलैंड वहीं पे प्रेजेंट है, बट ये वहां पे प्रेजेंट नहीं है। दोनों ऑक्सबोल लेक है और दोनों के दोनों ही बिहार के अंदर प्रेजेंट है। तो बिहार, अब इतना भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर जो टोटल नंबर, अगर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा इसका, कि बिहार के अंदर जो वेटलैंड्स की संख्या है वो बढ़ के 5 हो गई है, जो रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है जी। इंडिया के अंदर टोटल 93 है। इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 है एशिया में, इसके साथ दो और संख्या बढ़ गई है। कहाँ पे? बिहार के अंदर ही। नेक्स्ट आ जाते हैं। रिसेंटली इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और इसके बाद इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ साइट है ना, जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड की जाती है यूनेस्को के, वो 13 हो गई है। ठीक है, तो रिसेंट अपडेट कौन सा है जिससे 13 नंबर हो गया इंडिया के अंदर? तो वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि प्रेजेंट है अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई प्रोजेक्ट न्यूज में था। इंडिया और भूटान ने पहली बार अप्रूवल दिया है फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर रेल कनेक्टिविटी, मतलब रेल के थ्रू दोनों की बाउंड्रीज को कनेक्ट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन होगा। ठीक है, तो वो दो प्रोजेक्ट है, दोनों न्यूज में है। अब देखो, एक तो कोकराझार गेलेपू है। कोकराझार मतलब पहला वाला आसाम के अंदर पड़ेगा, गेलेपू दूसरा भूटान के अंदर। ऐसी बनारहाट, ये भी आसाम के अंदर पड़ेगा और समझ से अपना भूटान के अंदर। तो ये दो लाइनअप है रेल कनेक्टिविटी के लिए, इंडिया और भूटान को जोड़ने के लिए। एग्जाम में बस यही पूछेगा कि ये नाम दिए होंगे, ये किसके अंदर पड़ता है। मैंने एक बार एचसीएस का एग्जाम दिया था तो वहां पे यही था कि उसमें पूछा गया था कि ये दोनों लोकेशन जैसे दे दी हैं, वो भी एक रोड ब्रिज कनेक्टिविटी थी, तो वहां पे दोनों के नाम दिए हुए थे और पूछा था कि ये इंडिया की तरफ पड़ता है या ये बांग्लादेश की तरफ पड़ता है, ऐसे कुछ करके था क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको इतना भी याद रखना, इंडिया और भूटान से रिलेटेड है, रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। इंडिया के अंदर कौन पड़ रहा है और भूटान के अंदर कौन सी वाली जगह पड़ रही है, वो आपको याद रखना। रिपोर्ट इंडेक्स, रिपोर्ट आई है भी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो उससे रिलेटेड क्या करेक्ट है? देखो, इस चार ऑप्शन दिए उनमें से क्या करेक्ट है? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, पहले तो आपको पता चाहिए रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें सिंगापुर का रैंक 1 रहा है और इंडिया का रहा 128। ठीक है, इंडिया का डाउनफॉल हुआ है, लास्ट रैंक इससे अच्छा था, इस बार 128 आया है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिलीज बाई हेरिटेज फाउंडेशन। आपको पता होना चाहिए कौन रिलीज करता है और इंडिया का रैंक क्या है और टॉप पे कौन है। 3 पॉइंट आप याद रखोगे, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं। वन सेक, देख, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ही केरला ने एक इन्वेजिव स्पीसीज का इरेडिकेशन कर दिया, मतलब उनको उसकी स्पीसीज को हटा दिया उन्होंने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। केरला ने ऐसा किया है, तो वो इन्वेजिव स्पीसीज कौन सी थी? वो इन्वेजिव स्पीसीज थी सेना स्पेक्टिवलस। ठीक है, अब इस तरीके की ये दिखती है, इसको नॉर्थ अमेरिका की एक स्पीसीज है, तो इसको ये काफी इन्वेजिव है। इन्वेजिव मतलब कि जहां पे इस पौधे को लगा दिया जाएगा दूसरा कोई पौधा वहां पे होने वाला नहीं है, तो वो इसकी इन्वेजिव टेंडेंसी दिखाता है, तो वहां पे इस पौधे को लगा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पाईवेयर न्यूज में था, ग्रेफाइट उसका नाम है। तो ये किस कंट्री का स्पाईवेयर है और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्पाईवेयर क्या होगा? स्पाई करने के काम आएगा। वो तो प्राइमरी पर्पस तो आपको पता ही होगा। ये किस कंट्री का स्पाईवेयर है वो आपको पता होना चाहिए। ये इजराइल का स्पाईवेयर है। ठीक है, अब ये क्या करता है? रिमोटली एक्सेस ले लेता है किसी के भी मोबाइल फोन्स का और उसका सारा डेटा ये देख सकता है। ठीक है, तो ये इजराइल का है। स्पाईवेयर का नाम आपको पता होना चाहिए, कंट्री कहाँ से ओरिजिन है वो पता होना चाहिए। और इसको डेवलप किया गया है पैरागॉन सॉल्यूशंस के द्वारा। इजराइल की ये एक इंडस्ट्री है, उसने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंसेंटिव स्कीम जो लॉन्च की गई है प्रमोट करने के लिए क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग के लिए, वो आपको पता होना चाहिए किस मिशन के अंदर आता है। मतलब क्रिटिकल मिनरल जो इंपोर्टेंस रखते हैं एक इंडिया की इंडस्ट्री, जो हाईटेक इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, अपने ईवीज हो गए, बैटरीज हो गए, ये सब की इंडस्ट्री के लिए जो इंपोर्टेंस रख रहे हैं मटेरियल, उनको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो उस मिनरल के रिसाइकलिंग के लिए, मतलब जो वेस्ट हो रहा है ना, उससे ही मटेरियल को निकाला जाए, उस स्कीम, उस इंसेंटिव स्कीम को किस मिशन के अंदर लॉन्च किया गया है? वो किया गया नेशनल क्रिटिकल मिशन के अंदर, और उसके लिए 1500 करोड़ का आउटले रखा गया है। ठीक है, और इसका टाइमलाइन क्या दिया गया है? 10 और इसका 6 साल का है। 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसी से शुरुआत होगा और 30-31 तक ये जाएगा। ठीक है जी, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया का पहला वल्चर नेटवर्क, वल्चर के कंजर्वेशन के लिए नेटवर्क लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया है?
ये वल्चर कंजर्वेशन नेटवर्क लॉन्च किया गया असम के अंदर, तो एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आ गई यहाँ पे, और वी फाउंडेशन इंडिया के साथ में मिलके। इतना आपको पता होगा, वेल एंड गुड फॉर यू। और 9 तरीके के वल्चर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पावर ऑफ साइबेरिया टू पाइपलाइन। ये एग्रीमेंट है किन दो कंट्रियों के बीच में गैस ट्रांसफर के लिए? पावर ऑफ साइबेरिया टू, POS 2 नाम से बोला जाता है इसको, अल्ताई पाइपलाइन भी बोलते हैं। तो ये रसिया और चाइना के बीच में ये लाइन है। पहले POS भी थी इससे पहले, वो मतलब जो बीच में इन दोनों के बीच में मंगोलिया पड़ता है ना, ये उससे पास होके जा रही है POS 2 लाइन, ठीक है, रसिया और चाइना के बीच में। मैं आपके थ्रू दिखा देता हूँ मैं आपको, ये यमाल पेनिनसुला रसिया से होके चाइना तक जाएगी और थ्रू मंगोलिया। और जो इससे पहले POS 1 थी, वो पास नहीं होती थी मंगोलिया से, ठीक है, तो इससे कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी बनी है। अल्ताई गैस पाइपलाइन नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय इनिशिएटिव। देखो क्वेश्चन ही पहले बोल रहा है कि ये अपीडा ने लॉन्च किया है, ठीक है, भारतीय इनिशिएटिव। तो ये पूछ रहा है इसका पर्पज क्या है? पर्पज है ये एम्पावर करेगा एक्सपोर्ट के लिए 100 एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप्स को, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए उनको एम्पावर करेगा भारतीय इनिशिएटिव अंडर एपीडा। फुल फॉर्म आप देख लेते हैं इसका। फुल फॉर्म है भारतीय हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट इंक्यूबेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, एग्जामिनर काफी पूछता है फुल फॉर्म, जैसे कोई भी इनिशिएटिव होगा, कोई स्कीम होगी, कोई गवर्नमेंट का कोई टर्म होगी, किसी प्रधानमंत्री ने बोली होगी, किसी राष्ट्रपति ने बोलेगी, तो वहां पे ये सब जो टर्म होती है ना, ये मतलब इसका फुल फॉर्म काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्स में आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिखाई जरूर देगा। इस तरीके का फुल फॉर्म वाला भी क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और पर्पज पता होना चाहिए, एग्रीटेक एग्रीफूड स्टार्टअप को इनेबल करने के लिए एक्सपोर्ट के, और लॉन्च किया गया है एपीडा के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी, जिसको बोलते हैं BBNJ ट्रीटी, ठीक है। UN के अंदर इसको साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया रिसेंटली। तो ये किससे रिलेटेड है? देखो भाई, इसका पर्पज है जो बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, उसको कंजर्व करना और सस्टेनेबली यूज करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अब देख लेते हैं बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जो रीजन है ना, उसको बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाई सीज। तो इस ट्रीटी का दूसरा नाम हो सकता है हाई सीज ट्रीटी, BBNJ एग्रीमेंट, मरीन बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी। तो दूसरा नाम है इसका हाई सीज ट्रीटी। इसके अंदर फोकस है 30% प्रोटेक्शन बाई 2030 ओशियंस, ठीक है। अब मैं अगर ये चार्ट के थ्रू आप देखोगे तो आपको पता ही होगा, ई 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, उसके बाद वाला हाई सीज होता है, तो उसके लिए इसको BBNJ एग्रीमेंट को लाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भैरव कमांडो बटालियन, न्यूज में थे। तो इनका पर्पस क्या है? तो मतलब इंडियन आर्मी के अंदर नई 5 भैरव कमांडो बटालियन बनाया जा रहा है। इसका मेन पर्पज है स्ट्रिप स्ट्राइक करना चाइना और पाकिस्तान फ्रंट पे, मतलब चाइना और पाकिस्तान फ्रंट पे कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए भैरव कमांडो बटालियन बनाया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, बस सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन नेवी ने कलवेरी क्लास सबमरीन के लिए सिग्नल स्टार फ्लेयर नवल फ्लेयर। नवल फ्लेयर क्या होता है कि इन केस ऑफ नीड हेल्प, कि अगर हमारी सबमरीन को चारों तरफ से घेर लिया गया है, उस पर अटैक होने वाला है, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए एक तरीके से फ्लेयर हवा में फायर किया जाता है, जिससे अलर्ट हो जाते हैं हमारे दूसरे मतलब आर्म फोर्सेज नेवी वगैरह जो हमको सेफ गार्ड करते हैं, ठीक है। तो इसको डेवलप किया गया है DRDO की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है। इस तरीके का ये होता है, इसको हवा में फायर करके अलर्ट किया जाता है अपने मतलब जो भी कोस्ट गार्ड होंगे, इंडियन नेवीज वगैरह होंगे, या तो इनकेस दो उनको हेल्प चाहिए होगी सबमरीन वालों को, या फिर दूसरा कोई थ्रेट आ रहा होगा, उसको काउंटर करने के लिए उनको अलर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्जुना ड्रोन, जिसको रिसेंटली DG से का अप्रूवल मिला है। मतलब ये ड्रोन को ये डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, मतलब इनको यूज किया जा सकता है, जैसे ड्रोन को कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी गाइडलाइंस होती है, फॉलो करनी पड़ती है DGCA की। तो उन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दिया है एग्रीकल्चर में एड करने के लिए, क्रॉप में स्प्रे करने के लिए, ठीक है, फंगीसाइड हर्बिसाइड ये सब वगैरह। तो किस कंपनी के द्वारा इनको बनाया गया है? अर्जुना ड्रोन को बनाया गया है प्रेमा एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन है एशिया में? वो है सिंगापुर, ठीक है। टॉप कौन है ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग? वो होता है हमेशा आइसलैंड। 15-16 बार से आइसलैंड ही टॉप पे आ रहा है। अब इंडिया का रैंक में इसमें देख लेते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इस बार का इंडिया का रैंक है 115। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमेशा मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि इंडिया का रैंक पूछा जाता है,
कोई भी इंडेक्स हो, किसी तरह का इंडेक्स हो, तो वहां पे आप मोर फोकस करना कि इंडिया का रैंक उसमें कितना है, हमेशा। तो 115 इंडिया का रहा है, और इसमें से एक लाजवाब बात निकल के इस बार आई है कि रसिया को बॉटम पे रखा गया। रसिया मतलब अगर ये पूछा है ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस साल के सबसे लास्ट में कौन है, वो है रसिया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अभी देखो ये एजुकेशन से रिलेटेड डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा एनसीईआरटी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर लॉन्च किया गया है। अब बाल वाटिका एक टीवी चैनल होगा जिसपे मतलब छोटे बच्चे अपना फाउंडेशन लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं 3 से 6 ईयर्स के। और दूसरा जो है दीक्षा 2.0 एआई इंटीग्रेटेड टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया प्लेटफॉर्म को, जिससे अलाउड कैप्शन ट्रांसलेशन वगैरह 12 लैंग्वेज में मिलेंगे। तो जिससे क्या होगा, मल्टी लैंग्वेज में कोई भी रेफर कर सकता है। ठीक है। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है कि असनी प्लेटून इंडियन आर्मी के अंदर अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। तो ये प्लेटून बनाया क्यों गया है, आपको इतना पता होना चाहिए। असनी प्लेटून, तो ये ड्रोन बेस्ड प्लेटून है जो सर्वेलेंस और प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए हेल्प करेगा। मतलब ये क्या होगा कि जिस प्लेटून के अंदर जितने भी आर्म फोर्सेस मतलब जो एम्प्लॉयड मतलब डिप्लॉय किया जाएगा जितने भी लोगों को, वो सब ये असली प्लेटून वाले होंगे जो ड्रोन बेस्ड प्लेटून होंगे, जो मतलब ड्रोन चलाना, सर्विलेंस के लिए, प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए, मतलब काफी हेल्प मिलेगी उसकी हेल्प से। ठीक है। तो ये सर्विलेंस और प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए। अब इसको लॉन्च कहाँ किया गया, इसको लॉन्च किया गया था युद्ध कौशल 3.0 के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रमन मेगासेस अवार्ड इस बार कितने लोगों को मिला है। जिसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं वो मिला 3 लोगों को। 3 लोगों में कौन, साइना अली मालदीव्स की, और ये अपने फ्लेविनो एंटोनियो वेलेना फिलीपींस के हैं। ठीक है। और ये इंडिया की तरफ से एजुकेशन गर्ल जिन्होंने एजुकेशन के इम्पार्ट के लिए काफी कुछ किया है। ठीक है। इनको प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए मिला था, इनको सोशल एक्टिविटी के लिए मिला था। ठीक है। जैसे ये फिलीपींस वाले हैं जो रेवेन्यू फ्लेव एंटोनी, इनको विक्टिम मतलब एंटी ड्रग कैंपेन के लिए मिला था। एजुकेशन मतलब पता ही है आपको, गर्ल एजुकेशन के लिए इंडिया का है वो एनजीओ। और साइना एलिजी है, उनको प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए मिला है। अचूक प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में किसको कंडक्ट किया गया है, ये कि मतलब मिलिट्री की जो आईटीबीपी है, तो अपनी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और ये इंडियन आर्मी के स्पेयर कॉर्प्स के साथ मिलकर इसको कंडक्ट किया गया अचूक प्रहार को। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सरसाइज का नाम होगा, किस किस के बीच में कंडक्ट की गई है, और ज्यादा से ज्यादा लोकेशन। इससे ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है। और कभी कभी हो जाता है कुछ नया आ जाता है कि कुछ नया इंटीग्रेट किया गया, उससे रिलेटेड पूछा गया कि भाई ड्रोन बेस्ड एक्सरसाइज है या किस तरह की एक्सरसाइज है। ठीक है। मेजर क्वेश्चन कहा होता है किसके बीच में हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कंडक्ट की गई है। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट, अब मछली से रिलेटेड है, मछली मछली पालन से रिलेटेड। अब इसमें क्या होगा, जो ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्पावरमेंट की जाएगी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, मतलब पीएम विकास स्कीम है जो, उसके अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ट्रेनिंग एम्पावरमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक्वा कल्चर से रिलेटेड स्कीम को लॉन्च किया गया, मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट अंडर पीएम विकास स्कीम। ठीक है। अब पीएम विकास स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, माइनॉरिटीज के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। अब इसको कहाँ लॉन्च किया गया, देखो दीनदयाल नाम आ गया, हरियाणा डायरेक्ट, हरियाणा का स्टेट इनिशिएटिव है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वुमेन को, और दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थडे पे लॉन्च किया गया। और कितने की इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वुमेन को, 2100 रुपए की। कितने साल से ऊपर लेडीज को, 23 ईयर्स से ज्यादा की लेडीज को, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वुमेन इन ए फैमिली। मतलब कितनी भी लेडीज हो 23 साल से ऊपर होंगी और उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम होगी, तो उनको हर औरत को 2100 रुपए दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, महागौरा फेस्टिवल। अब ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसको वेस्टर्न नेपाल उत्तराखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पस क्या है कि शिव जी और गौरा जी के मिलन को लेकर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बगाना वोल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है मेलेनेशिया के अंदर। अब इसकी लोकेशन क्या है, देखो वोल्केनो जब भी होगा ना, तो आपको लोकेशन का ही क्वेश्चन आएगा, कहाँ से रिलेटेड है ये वोल्केनो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इरप्ट हुआ था। ठीक है। तो ये वोल्केनो है पपुआ न्यूगिनिया वोजेनेवेलो आइलैंड में। ठीक है। मैप के थ्रू देख लेते हैं, मैप से ज्यादा समझ आएगा ये। बगाना वोल्केनो ये अपना पपुआ न्यूगिनिया हुआ है, इस वाला ये वाला। और इसके ईस्ट साइड में जो इसका एक आइलैंड है, उसके अंदर इसको ये बगाना वोल्केनो इरप्ट हुआ है। ठीक है। मेलेनेशिया के अंदर ये पड़ता है। टाइफून मिसाइल सिस्टम न्यूज में था, यूएस और जापान के एक्सरसाइज के बीच में इसको मतलब डिप्लॉय किया गया था। तो ये टाइफून मिसाइल सिस्टम, पहले बात तो ये है किसका, भाई ये यूएस का मिसाइल सिस्टम है। ठीक है।
और ये किस तरीके का मिसाइल सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, ये सरफेस ही लॉन्च करेगा और सरफेस के ही टारगेट करेगा। टाइफून SS, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम बाय यूएस। और इसको बनाया किसने? लॉकहीड मार्टिन ने, ये यूएस की एक कंपनी है, ठीक है। आदिवानी लॉन्च किया गया है, ये क्या है भाई? देखो ये ट्रैवल से रिलेटेड है। आदिवानी लॉन्च किया गया, ये AI पावर ट्रैवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसलेटर, ट्रैवल की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा AI की हेल्प से। आदिवानी। एनजीओ को रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, मैं बताया था। एजुकेट गर्ल्स को मिला है, तीन जो थे उसमें से एक ये भी था। डिक्को डांस कहाँ पे हुआ है? अब देखो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होता है ना, ये फेस्टिवल, ये डांस, ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, क्या लोकेशन है, और किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, बस। 3 पॉइंट आप नोट कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, क्वेश्चन कन्वर्ट, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। डिको डांस कहाँ है? मेलापट, जम्मू कश्मीर के अंदर, सिंपल। और कुछ जानना नहीं है इसमें। वृंदावनी, वृंदावनी वस्त्रा, अब देखो इसको देख के ना वृंदावनी जैसे लोग पढ़ेंगे तो सब सीधा उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे, यूपी, वृंदावन के अंदर। बट ये जो वस्त्र है ना, ये वहां से रिलेटेड नहीं है। ये सिल्क का टेक्सटाइल है जिसपे कृष्ण जी की लाइफ है ना, वो असम में मतलब डेपिक्ट किए गए, मतलब वो पूरा पूरा का पूरा उसका बचपन और बाकी के कुछ पीरियड्स दिखाए गए हैं सिल्क के टेक्सटाइल पे। इसको वृंदावनी वस्त्रा बोलते हैं। अब ये क्या है? मतलब ये मैं आपको बताया जैसे उनकी चाइल्डहुड और पास्ट टाइम के वृंदावन से रिलेटेड उस सिल्क के टेक्सटाइल पे इनको क्राफ्ट किया गया है। ये किसने किया था? श्रीमंता शंकर देव ने, ठीक है, कूच किंग नर नारायण की हेल्प से। अब ये कैसे कहाँ पहुंच गया? अभी इसको रिसेंटली दोबारा लाया गया है। पहले असम में था, असम से गया तिब्बत, तिब्बत से गया ब्रिटिश म्यूजियम 1904 में। अब 1904 के बाद दोबारा इसको 2027 में असम में लाया जा रहा है, ठीक है। असम से रिलेटेड है, कहाँ से लाया जा रहा है और है क्या, बस। एक्सरसाइज युद्ध कौशल, अभी की हाइलाइट्स क्या है? अभी मैं बताया था कि असली प्लेटून वहां पे लॉन्च किए गए थे, ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है, असली प्लेटून इस पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड रीजन में वॉर की प्रिपरेशन के लिए एक एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है? पहला क्वेश्चन, इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इस साल का लोकेशन क्या था? अलास्का था। अलास्का आपको पता ही होगा, कनाडा के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ पड़ेगा, आर्कटिक ओशन के पास, ठीक है। तो ये इसमें इंडिया के हिसाब से मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। जापान की एक डर्मा डॉल, जो सिंबल है प्रिजर्वेंस और गुड लक का, ठीक है, ये किसके ऊपर मॉडल है? ये मॉडल है बोधि धर्मा के ऊपर, ठीक है। ये बोधि धर्मा कौन है? ये बोधि धर्मा इंडिया के एक मॉन्क है जो कांचीपुरम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जापान में इसको दरुमा डेसी बोला जाता है। और ये डॉल है ना, लिम्बलेस है, मतलब इसमें नीचे का पार्ट्स नहीं है। डिजाइन की गई है रिफ्लेक्ट करने के लिए लॉन्ग मेडिटेशन, सिंबलाइज करती है रेजिलेंस। रेजिलेंस मतलब कि आप कितना भी गिरो, आपको उठना ही उठना है, मतलब फॉल 7 टाइम्स, राइज 8 टाइम्स, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जापान विजिट के दौरान वहां से प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। लिम्बलेस, ना इसमें हाथ है ना पैर है, कुछ भी है, बस एक फेस बना हुआ है। और दिखाता क्या है? उसका परजर्वेंस और रेजिलेंस दिखाता है, ठीक है। फूड, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसके द्वारा एक फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है जो दिखाता है कितना इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो उसका बेस ईयर कितना, उसने बेस ईयर कितना माना हुआ है? उसने बेस ईयर लिया हुआ 2014-16, उसके बेस पर इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, वो ये हर साल निकालता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, जिसे डिक्लेयर किया गया नया टाइगर रिजर्व। तो ये किस स्टेट के अंदर पड़ती है? ठीक है, ये पड़ती है उड़ीसा के अंदर, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जिसको अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, ये उड़ीसा के अंदर पड़ती है, ठीक है। ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप मैप में देखोगे तो, 1 सेकेंड, ये रहा देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इससे पहले दो और है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और दूसरा ये अपना सतकुचिया टाइगर रिजर्व। तो इसमें 3 हो गया उड़ीसा में अब देवरीगढ़ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये NIRF की रैंकिंग निकली थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। तो ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है? ठीक है भाई, देखो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास हमेशा टॉप पे ही रहती है। इसमें कितने साल का देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली यही घूमती रहती है। मैंने तो देखा नहीं है कि 4-5 साल से मैं देखता रहा IIT मद्रास ही टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसमें लॉ कैटेगरी में किसने टॉप किया है इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ये किया NLSIU बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है। ये लॉ कैटेगरी में टॉप किया है। अब इसके साथ साथ और भी कैटेगरीज है, देखे तो IIC बेंगलुरु ने यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया। ओवरऑल में मद्रास में आपको बता ही दिया था।
दूसरा मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद ने, एम्स दिल्ली ने मेडिकल में, आईआईटी रुड़की ने आर्किटेक्चर में और जामिया अहमदाबाद ने फार्मेसी। ठीक है, दो चार आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है, बाकी आप गो थ्रू तो कर ही लेना सारे सब कुछ। एक स्पाइस सैटेलाइट ओफेक 19 न्यूज में था। ये किसके द्वारा, किसका स्पाइस सैटेलाइट मतलब किस कंट्री का स्पाइस सैटेलाइट है? ये है इजराइल का स्पाइस सैटेलाइट। ठीक है, स्पाइंग के काम आता है। सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस में, फिर वहां से स्पाई करेगा अपने मिडिल ईस्ट रीजन पे। ठीक है, और ये लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, मिडिल ईस्ट रीजन पे। ये ऑल वेदर और डे नाइट सर्विलेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनेगी 2027 में? वो बनने जा रही है जस्टिस बीवी नागरत्ना। ठीक है, 2027 के अंदर पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनेंगी ये 2027 के अंदर। और ये जैसे 2027 में बनेंगी सितंबर में, 25 सितंबर को, ऑन बेसिस ऑन सीनियरिटी। ठीक है, सीनियरिटी के बेसिस पे ये बनने वाली है। और जैसे ही ये बनेंगी ना, 36 दिन के अंदर इनका रिटायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2027 में, मतलब ये इनका जो पीरियड होगा ना, वो भी अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा। ठीक है, इनके पिताजी भी एक सीजीआई थे इससे पहले। शॉर्टेस्ट पीरियड रहेगा, और नेक्स्ट वो मतलब जो पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनने वाली है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने जा रहा है। ये किस स्टेट के अंदर बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी प्लांट। अब हरियाणा में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन सोना के अंदर बनने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लाइव्स। एक रिसेंटली ये न्यूज में था, स्टार रेटिंग सिस्टम है, अवार्ड है फॉर कोल एंड लिग्नाइट माइंस। इज मतलब ये है क्या, मतलब एक तरीके से इसका मेन पर्पस क्या है इसका लाइव्स का? तो ये क्या है, एक प्रैक्टिशनर गाइड है, सस्टेनेबल माइन क्लोजर, मतलब माइंस अगर जैसे उससे जो भी निकालना था निकाल लिया, अब उसको क्लोज करना है। तो उसका एक गाइड है जिसे कैसे सस्टेनेबली उसको क्लोज किया जा सकता है, कोल माइंस को, लिग्नाइट माइंस को। ठीक है, लाइव्स। नेक्स्ट आ जाता है अर्था। ये भी लाइव्स के साथ लॉन्च किया गया था, ये भी माइन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा कि जो माइन है ना, उसको कैसे फर्दर यूज किया जाए, यूज मतलब कि ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क में रिक्लेम किया जाए, मतलब उससे कुछ और आउटपुट निकाली जाए। ठीक है, अर्था। नेक्स्ट आ जाता है एनसीबी ने, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा रिसेंटली पहला सिल्वर नोटिस रिलीज किया गया। किसके अगेंस्ट? पवन ठाकुर के अगेंस्ट। पहला सिल्वर नोटिस बाय एनसीबी अगेंस्ट पवन ठाकुर। ठीक है, क्वेश्चन एक यहाँ हो गया। तो ये सिल्वर नोटिस होता क्या है? ठीक है भाई, सिल्वर नोटिस का मेन पर्पस आपको पता होना चाहिए। सिल्वर नोटिस का जो मतलब ये निकाला जाता है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो ट्रेस करना और आइडेंटिफाई करना क्रिमिनल प्रोसीड्स एंड एसेट्स ग्लोबली। जो भी क्रिमिनल होगा, उसने जो कमाया होगा ना क्रिमिनल एक्टिविटीज से, उस जो भी उनके एसेट्स बने होंगे, उन सबको ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना और सीज करना, इसका मेन पर्पस है सिल्वर नोटिस का। पवन ठाकुर के अगेंस्ट पहली बार लॉन्च किया गया बाई नार्कोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, ये दुबई बेस्ड ड्रग ट्रैफिकर है। माउंट सिमेरू, जो इसने रिसेंटली मतलब अगस्त 2025 के अंदर ही ये 800 मीटर हाई एस कॉलम स्प्यू किया है, ये किस कंट्री के अंदर लोकेट है? ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले ही बताया था, ये जो भी माउंट वगैरह, ये जो वोल्केनो वगैरह एरप्शन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस कंट्री के अंदर है। तो ये इंडोनेशिया के अंदर है। मैप के थ्रू और मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडोनेशिया के इस पार्ट में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पहली ट्राइबल काउंसिल। ठीक है भाई, पहली कौन सी ट्राइबल काउंसिल बन गई है 6 शेड्यूल के अंदर, जिसने 100% डिजिटाइजेशन कर दिया लैंड रिकॉर्ड्स का, और ई ऑफिस सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, 6 शेड्यूल के अंदर पहली ट्राइबल काउंसिल है जिसने सारा लैंड रिकॉर्ड भी डिजिटाइज कर दिया और ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया है। ये बन गई बॉर्डर एंड ट्राइबल काउंसिल। मैप में देख लेते हैं ये कहाँ पे पड़ती है। 1 सेकंड। तो ये क्या है, तो एक तो पहला मतलब डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर किया है ये, और मिशन बसुमती के अंदर। ठीक है, दोनों मिशनों को, ये मतलब आसाम का मिशन है और ये अपना इंडिया का टोटल मिशन है। ठीक है, तो उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो मतलब डिजिटाइजेशन करना और ये ऑफिस सिस्टम लॉन्च करना बॉर्डर एंड ट्राइबल काउंसिल के अंदर। ठीक है, ये इस रीजन में पड़ती है, बॉर्डर एंड ट्राइबल काउंसिल। इंडिया मतलब रिसेंटली 15वें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं।
उनका नाम क्या है? देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं, बस उनका नाम ही आपको पता होगा, वही काफी है। वो है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। उसके उनको हरा के ये इलेक्ट हो गए एनडीए कैंडिडेट, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन। और ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड का पहला सिरामिक से वेस्ट से बना हुआ एक पार्क बनाया गया है, जिसको बोलते हैं अनोखी दुनिया। ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है खुर्जा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि खुर्जा कोई सिरामिक कैपिटल बोला जाता है, इसलिए वहां जो वेस्ट बचता है उससे एक पार्क बनाया गया जिसको अनोखी दुनिया बोल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया है ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट फूजी। मतलब माउंट फूजी जो जापान के अंदर पड़ता है, उसको चढ़ने वाले सबसे बूढ़े लोग आदमी बन गए हैं ये। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ये है कुकीचो अकू जावा। माउंट फूजी जापान के अंदर पड़ता है। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स में मरणोपरांत पोस्टुमसली। ये मिला है मनमोहन सिंह को। किस लिए? एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए 99 के टाइम के दौरान। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में किसने टॉप किया है? इंडिया का रैंक कितना है? मेन पॉइंट टू कंसर्न है इंडिया का रैंक, ठीक है। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। आईएमडी टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 63, ठीक है जी। जपट एक्सरसाइज ये किस कंट्री के बीच में होती है? इस साल इसमें क्या चेंज आया है? देखो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये रसिया और बेलारूस के बीच में होती थी, अब इस साल इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है। रसिया और बेलारूस मैप के थ्रू दिखा देता हूं मैं आपको। ये वाला रसिया और ये अपना साथ में रहा बेलारूस, ये वाला, ठीक है। G20 समिट 2026 में कौन होस्ट करने वाला? उसकी लोकेशन क्या रहेगी? तो G20 समिट 2026 के अंदर होने वाली है ट्रम्प नेसेटोरियल मियामी यूएसए के अंदर, ठीक है। यूएसए में होने वाली है। ये मियामी यहाँ पड़ रहा है यूएसए में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। इसको गल्फ ऑफ अमीरा अमेरिका उन्होंने अभी यूएस वालों ने बोल भी दिया है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड मिले हैं भाई, ठीक है। तो इसको किस प्रोग्राम के अंदर कंडक्ट कराया जाता है? देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मतलब वायु मतलब एयर पे बात की जाएगी, कितना क्लियर है। तो इसको प्रोग्राम ये है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनसीएपी के अंदर इसको कंडक्ट कराया जाता है सर्वे को, ठीक है भाई। और इसके अंदर जो 131 सिटीज है ना, वहां पे PM10 के लेवल को लेके एक क्लीन एयर को लेके टैकल करने के लिए, मतलब उसका कितना पॉल्यूटेड है, कितना वो सही है, तो उसको ये उस बेस्ड ये सर्वेक्षण करता है एनसीएपी प्रोग्राम के अंदर। और इसका एक टारगेट भी है। टारगेट हम बताएंगे आपको। देखो फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी में जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो अपने सिटीज हैं, उसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किसने टॉप किया, मतलब किसकी अच्छी अच्छी ईयर मानी जाती है, ठीक है। तो टॉप किया इंदौर ने, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में। सेकंड देख लेते हैं, 3 से 10 लाख वाली पॉपुलेशन में किसने टॉप किया है? तो ये किया अमरावती ने। और इसके बाद 3 लाख से नीचे वाली पॉपुलेशन में किसने टॉप किया है? ये किया है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है ये। अब मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है वो कौन सी जगह है? यह है देवास। देवास एमपी। इसने इसमें टॉप कर लिया 3 से नीचे वाली में। अब टारगेट कितना लिया गया है 2019 के अकॉर्डिंग? PM10 के लेवल को, जो जिसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभियान एनसीएपी के अंदर 2025, इसका बेस ईयर 2019 है, और 2025-26 तक कितना टारगेट लिया गया? 40% रिडक्शन कर दो या अटेन कर लो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड को, ठीक है। ये इसका या तो टारगेट ये कर लो या 40% रिडक्शन कर दो 2019 के लेवल से लेके। अब इसमें से कौन सा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर क्राइटेरिया नहीं है? देखो एयर से रिलेटेड है, तो ये पानी वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं आएगा, सीधी सीधी बात, ही कट जाएगा, 3 ऑप्शन सही है। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली थी वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता, ठीक है, कंडक्ट हो चुकी है। और इसका थीम क्या रहा था? ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर। क्या मतलब फ्यूचर में कैसे लिए कैसे क्यों रिफॉर्म कर रहे हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, मेन पर्पज इनका यही है, ठीक है। ट्राई सर्विस को इंटीग्रेट करना, तीनों सर्विस साथ में आए, रिफॉर्म करना, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन करना, ऑपरेशन प्रिपेयर्स बनाना, और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर के मिसाइल सिस्टम, जिसको यूज किया गया था रशियन स्ट्राइक ऑन यूक्रेन। मतलब ये रसिया का मिसाइल सिस्टम है, इसके अंदर के, ठीक है, यूक्रेन पे लॉन्च किया गया है। तो ये किस तरीके का मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो ये है भाई शॉर्ट रेंज, पहली बात है शॉर्ट रेंज, और दूसरा एक क्रूज मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, मतलब एक लॉन्चर सिस्टम है जो क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए हेल्पफुल रहता है, शॉर्ट रेंज वाली,
ठीक है, इसके अंदर के। अब इसमें ना दो है, इसके अंदर के भी है, इसके अंदर एम भी है। जो एम मैंने इसका पहला वो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करता था सिस्टम, और जो इसके अंदर के है वो क्रूज मिसाइल के लिए। तो क्वेश्चन में के पूछा था तो क्रूज मिसाइल के फॉर के, इसके अंदर के, और क्रूज क्रूज भी के से सुनाई देता है, तो इसका आंसर आप याद रखते हैं। वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो कंट्रियों के बीच में ज्वाइंट वेंचर है? तो पहली बात तो ये प्रेजेंट कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो भूटान के अंदर प्रेजेंट है, वो अदानी पावर और भूटान की ड्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं किस रिवर के ऊपर है वांगचू, जिसको वहां पे रेड डार्क रिवर जो इंडिया के अंदर बोला जाता है, उसी को वहां पे वांगचू बोला जाता है। तो उसी के ऊपर इसको प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है। किस कंट्री के अंदर, किसके बीच में ज्वाइंट वेंचर, और किस रिवर के ऊपर? मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा किस रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। मैप देख लेते हैं, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, रेडाक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। 2025 का जो मेंस का एशिया कप था, उसको किसने जीता? ठीक है भाई, तो उसको जीता था इंडिया ने। बस इतना, इससे ज्यादा नहीं जानना है इससे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इंडिया ने जीता था किसको हरा के? साउथ कोरिया को हरा के। और ये कहां पे हुआ था? राजगीर बिहार के अंदर। इसरो ने नया स्पेस पोर्ट बनाने जा रहा है, और ये कब तक ऑपरेशनल होगा? लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और ऑपरेशन कब तक होगा वो पता होना चाहिए। ये होगा कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु के अंदर, 2026 तक इसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये किस लिए किया जा रहा है? मैन्युवरिंग को रोकने के लिए, ठीक है। जो श्रीलंका के ऊपर से मैन्युवर करना पड़ता था, ताकि अगर वो लॉन्च अच्छे से नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो डेवरी श्रीलंका के ऊपर नहीं गिरे, तो इसलिए उसको नीचे की तरफ ले आए, ताकि उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और यहाँ से डेडिकेटेड किसके लिए बनाया गया है? एसएसएलवी के लिए, पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है यूएस डिपार्टमेंट को नया नाम दे दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। किसने इसका ऑर्डर निकाला? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना, उसको नया नाम दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, क्योंकि यही 1947 से पहले वो लोग इसको बोलते थे, ठीक है। रिसेंटली एक और चीज न्यूज में थी, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज किया गया थे। तो इसका 10 से 15 साल का रोड मैप है, जिसमें आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज करना और इंडिजिनाइज करना, मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करना और खुद से बनाना, इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना, इसका मेन पर्पज है। टीपीसीआर टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 10 से 15 साल का ये रोड मैप है। और फेक 90 स्पाइस सैटेलाइट में बताया था, इसराइल की एरोस्पेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया है ये स्पाइस सैटेलाइट है। एक वैक्सीन बना ली गई है, एंट्री मॉक्स वैक्सीन। वैक्सीन का नाम आपको याद रखना चाहिए, किस कंट्री के द्वारा बनाया गया, पर्पस क्या है। इसको रसिया ने बना लिया है, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन है। 3 तरीके के कैंसर को ट्रीट करेगी, कोलोरेक्टर, ग्लियोब्लास्टोमा और मेलेनोमा, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, याद आप रखोगे किस कंट्री के द्वारा बनाया गया और क्या ट्रीट करेगी ये वैक्सीन, कैंसर ट्रीट करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंस और वुमेन्स के सिंगल टाइटल जीते हैं यूएस ओपन में, मतलब जो यूएस ओपन हुआ था इस महीने, तो उसमें मेंस के टाइटल किसने जीते हैं सिंगल में, और वुमेन्स के टाइटल किसने जीते हैं सिंगल में, ठीक है। तो इस साल मेंस में कैटेगरी में कार्लोस एल्कराज, और वुमेन्स कैटेगरी में आर्यना सबलनेखा ने जीत लिया है इसको, ठीक है। नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में देख लेना आप। इसमें क्या होता है कि जीता किसने, बस उतने पे ही फोकस करते हो, उससे ज्यादा कोई फोकस नहीं किया जाता। नेक्स्ट डे लगता है, मून जो रेड अपीयर हुआ था लास्ट मंथ, जिसे बोला गया था ब्लड मून, उसका रीजन क्या था भाई? उसका रीजन है कि जो जो जब अर्थ बीच में आ जाता है सन और मून के, तो जो अर्थ के थ्रू जो लाइट पास होती है वो स्कैटर हो जाती है, जिसमें से क्या होता है, ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, और जो रेड लाइट पास होकर उस पर फिर चंद्रमा पे गिरती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो कलर दिखाई देता है ना, वो रेड, ऑरेंज और ये क्रोम टाइप का दिखाई देता है, उसीलिए उसे ब्लड मून बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के बीच में आने से, ब्लू लाइट के स्कैटर होने से, और रेड लाइट जो उस पर लगेगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो उसी का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इससे बोलते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स के टाइम पे, ठीक है। इस तरीके से अर्थ बीच में आ जाता है, ब्लू लाइट स्कैटर होगी, रेड इस पे गिरेगी, तो वही कलर का दिखाई देगा। इसको रिले स्कैटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कपास किसान ऐप लॉन्च की गई है, कपास के लिए लॉन्च की गई है, एमएसपी मतलब कपास का अच्छा दाम मिल जाए, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? अब कपास से रिलेटेड है तो कपास ही के अंदर आएगी ना भाई, मिनिस्ट्री कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये आती है, ठीक है।
एमएसपी पे, मतलब उसको खरीदने के लिए, ताकि उनको जो फार्मर्स है उनको फेयर प्राइस मिल पाए। फ्लेमिंगो मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, मतलब डेवलप कर दिया गया है, अनवेल किया गया है FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल सिस्टम। न्यूज में था ये किस कंट्री ने बना लिया है। तो ये काफी मतलब इसको आंसर करना काफी डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए। कोई बिलीव ही नहीं करेगा इसको यूक्रेन ने बना लिया है। ठीक है। ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। देखो, यूक्रेन भी ऐसा वीक नहीं है कि रसिया से वॉर में अगर वो मतलब नहीं जीत पा रहा है तो ये मत समझना है कि वो कर नहीं सकता। देखो, यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाया है जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, जिसका नाम है फ्लेमिंगो मिसाइल FP5। नेक्स्ट आ जाते हैं हिमालयन ब्राउन बियर। न्यूज में था उसका आयुषन रेड लिस्ट स्टेटस आपको पता होना चाहिए। देखो, स्पीसीज से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा, ये कहाँ पे पाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। हिमालयन ब्राउन बियर तो हिमालय में पाया जाएगा, या उसका आयुषन रेड लिस्ट स्टेटस। तो इसका इंडिया के अंदर जो आयुषन रेड लिस्ट स्टेटस है क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, क्योंकि पोचिंग वगैरह का, हैबिटेट लॉस वगैरह की वजह से। बाकी जो वर्ल्ड वाइड देखेंगे ना, वर्ल्ड वाइड वो लीस्ट कंसर्न है। तो अब पूछ रहा है हिमालय के अंदर, तो अपना आंसर होगा डी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर। अदरवाइज ग्लोबल पूछते तो लीस्ट कंसर्न था। ठीक है। अब ग्लोबल पूछेगा नहीं, इंडिया का एग्जाम है तो इंडिया का ही पूछेगा ना। हिमालयन ब्रह्मपुर का क्या आयुषन स्टेटस है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। ठीक है। रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी न्यूज में है। ये किस रिवर पे है? भाई ये चेनाब रिवर पे है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। सिंपल सी बात है, ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे पड़ता है ये, चेनाब रिवर के ऊपर। इंडिया का पहला पोर्ट जिसपे ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो कौन सा पोर्ट है? मतलब पोर्ट पे ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी, वो कहाँ पे ऐसा पायलट प्रोजेक्ट कमीशन किया गया है इंडिया में पहली बार? तो ये किया गया है VO चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट देख लेते हैं, संहिता कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई थी, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो संहिता मतलब इसका मेन पर्पस क्या था कि जो साउथ एशिया के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट है ना, और मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है, उन सबको प्रिजर्व करना है। ठीक है, इसका मेन पर्पस था। जो मैन्युस्क्रिप्ट को मेनली इनको टारगेट किया गया है संहिता के अंदर। फोकस होगा डिजिटाइज करने में और प्रिजर्व करने साउथ एशिया के सारे मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन का। ठीक है, संहिता। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो ग्रेट निकोबार ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, वो किसको मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वहां पे जो सोच मतलब जो ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे वहां पे, उसके बाद कंटेनर शिप बनाएंगे, और दूसरा वहां पे एक आई थिंक सोसाइटी भी बसाई जाएगी, मतलब एक कॉलोनी टाइप बनाई जाएगी। तो ये तीन इनिशिएटिव थे इस ग्रेट निकोबार ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोज के अंदर। तो इसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया गया है, मतलब वहाँ की वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की जो ट्राइब्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पेड़ वगैरह काटे जाएंगे, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो किसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाओ? ये दिया गया एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस को। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, NPCI की लिमिट रेंज कर दी गई है पर्सन टू मर्चेंट, ताकि ईज हो कि आप कहीं जैसे हॉस्पिटल में खड़े हो, आपको खर्चा करना है कि भाई 10 लाख का बिल आ गया, तो पर्सन टू पर्सन तो बहुत ही कम होती है इसकी लिमिट NPCI की, UPI की। तो वहां पे उसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कर दिया गया है पर्सन टू मर्चेंट, और पूरे 24 घंटे के अंदर 10 लाख कर दिया गया। अग्निकार स्कीम न्यूज में थी 2025। तो इसका अग्निकार स्कीम को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ना, अर्बन, उससे उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए। ISO 2000 मतलब 20022 स्टैंडर्ड रिसेंटली जो इंडियन बैंक्स ने अडॉप्ट किए हैं स्विफ्ट माइग्रेशन के अंदर, ये किससे रिलेटेड है? तो कि ये फाइनेंशियल मैसेजिंग और पेमेंट से रिलेटेड सिस्टम है। जैसे मतलब कोई भी फाइनेंशियल पेमेंट करता है उससे मैसेज से रिलेटेड सिस्टम है, स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, और किसके अंदर? स्विफ्ट माइग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लैम्प प्रोग्राम न्यूज में था, जिसको यूज किया जाएगा पेलियो क्लाइमेटिक स्टडीज के लिए। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? अरे मैं तो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, चलो कोई नहीं। इसका फुल फॉर्म है क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम। मतलब जो जो अभी ये लीव है उनकी एनालाइज करके उनको रिलेट किया जाएगा पेलियो मतलब पुराने क्लाइमेट से स्टडी करने के लिए। ठीक है, क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम। एनालाइज करना लीफ फिजियोनॉमी, शेप और ट्रेड्स के लीफ के बेसिस पे पुराने, मतलब जो पुराना क्लाइमेट था उसकी स्टडी करना। नेक्स्ट आ जाएगा आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, देखो भाई इसका मेन पर्पस है
आई थिंक प्रिजर्व करना, प्रमोट करना ट्राइबल कल्चर को थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म, जो आदि आदि लोग है ना, मतलब उनके कल्चर को प्रमोट करना और प्रिजर्व करना थ्रू डिजिटल मीन्स, इसका मेन पर्पज है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देख लीजिए इसमें कैसे करा जाएगा। इसमें क्या होगा, तीन इनिशिएटिव इसके अंदर। आदि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के थ्रू जो उनका आर्ट वगैरह होते हैं, कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए जाएंगे उनसे रिलेटेड, डांस क्राफ्ट म्यूजिक को लेके। आदि संपदा, सोशियो कल्चरल रिपोजिटरी, जैसे डॉक्यूमेंट आर्टिफैक्ट टेक्सटाइल, उनको रिपोजिटरी की तरह रखा जाएगा, ठीक है। तीसरा आदि हाथ, जो भी वो बनाते हैं जैसे टाइफाइड के अंदर बेचते हैं, उनके लिए एक मार्केट प्लेस बनाना, ठीक है। इससे उनको लाइवलीहुड भी मिलेगी, कल्चर भी प्रिजर्व होगा और ग्लोबल विजिबिलिटी भी होगी। आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्प्री 2025 एमनेस्टी स्कीम। तो इसका मेन पर्पज ये, इसको ईएसआईसी ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, मतलब जो यहाँ पे एम्प्लॉय भी अपने आप को रजिस्टर करे पहली बार, जो प्राइवेट जॉब करता है, और दूसरा जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो भी उसको रजिस्टर कराएं, मतलब फॉर्मल वे में लाएं एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। इसका मेन पर्पज ये है, ताकि उनको ये जो इंश्योरेंस स्कीम वगैरह मिलती है वो सब मिले। स्प्री स्कीम और एमनेस्टी स्कीम ईएसआईसी के द्वारा। इंडिया का पहला अटल इनोवेशन सेंटर ओवरसीज में कहाँ बनाया जा रहा है? यूएई आईआईटी दिल्ली के आबू धाबी कैंपस के अंदर। और अटल इनोवेशन सेंटर आपको पता ही है वहां पे होता क्या है। कौन सा स्टेट बन गया है फोर्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट इंडिया? मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा के बाद। मतलब ये तीन तो थे ही, अब वो चौथा भी इस लिस्ट में इंक्लूड हो गया है। अब वो चौथा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो आप मैप में अगर देखोगे तो मिजोरम और त्रिपुरा बढ़ते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, गोवा साउथ में हो गया, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ। आईडेक्स डीओ, ये डिफेंस से रिलेटेड है। एक एमओयू साइन हुआ है ईडीसीआईएल के साथ। तो इसका मेन पर्पस क्या है, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी बनाई जाएंगे, जिनको डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। आईडेक्स डीआईओ साइन एमओयू के अंदर ईडीसीआईएल के साथ जो साइन किया गया है, उसके अंदर ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज बनाई जाएंगी। आईएनएस अरावली, ये भी न्यूज में था भाई, इसको गुरुग्राम में लॉन्च कमीशन किया गया है। तो ये क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में सपोर्ट करना, एक तरीके से सेंटर बनाया जाएगा मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, ठीक है। आईएनएस अरावली गुरुग्राम के अंदर, ये अरावली रेंज के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। सर्विलेंस के लिए मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम को, मतलब कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसने ट्रेन कर दिया डॉक्टर को डाविंची रोबोटिक सिस्टम पे, वो कौन सा मेडिकल कॉलेज बना? वो है एम्स दिल्ली। इंडियन आर्मी ने सियोम प्रहार कंडक्ट कराई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका मेन पर्पस क्या है? ये ड्रोन इंटीग्रेशन इन टैक्टिकल ऑपरेशन, मतलब सियोम प्रहार एक्सरसाइज जो कंडक्ट कराई गई है आर्मी के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो ड्रोन को इंटीग्रेट करना अपने टैक्टिकल ऑपरेशन के अंदर। ये एक रेलवे लिंक लाइन न्यूज में थी, बैराबी सैरंग रेलवे लाइन, ठीक है। इसको इनोग्रेट किया गया, तो इसके थ्रू पहली बार किस स्टेट की कैपिटल को कनेक्ट किया गया? रेलवे नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, बैराबी सेरंग रेलवे लाइन। तो जो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, उसको पहली बार रेलवे लाइन के थ्रू कनेक्ट किया गया है। अब देख लेते हैं बैराबी कहाँ पे पड़ता है, सैरंग कहाँ पे पड़ता है। देखो इसमें तो मैप तो मैंने शायद ऐड नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। जो बैराबी वाला लाइन है असम के अंदर है और सैरंग वाला मिजोरम के अंदर है, तो वहां तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए इसको फिर फर्दर आइजोल तक कनेक्ट किया जाएगा। 51.38 की रेलवे प्रोजेक्ट है ये। तो इसके अंदर कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचाई जाएगी बैराबी सैरंग रेलवे लाइन के थ्रू कैपिटल ऑफ मिजोरम आइजोल तक। एक स्टडी हुई है लैंसेट रिपोर्ट, उसमें इंडिया के अंदर जो एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, उनके अंदर मॉर्टेलिटी का क्या ट्रेंड रहा है? वो बिल्कुल ही अपोजिट रहा है भाई, ठीक है। जैसे वर्ल्ड में जो एलिमिनेट हो रहा है ना, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मॉर्टेलिटी यहाँ पे राइज हो रही है। इंडिया के अंदर जो ये ट्रेंड है ये उल्टा रहा है, ठीक है। उल्टा कैसे रहा है देख लेते हैं। 80% कंट्री जहाँ पे डेथ फॉल हो रही है, मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो, उनका रेट डिक्रीज हो रहा है। पर इंडिया में उल्टा हो रहा है, और स्पेशली अमंग वुमेन। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो कम्युनिकेट नहीं किया जा सकती, जैसे मोटापा हो गया, हार्ट की डिसीज हो गई, या भाई कैंसर वगैरह हो गया, डायबिटीज हो गया। तो ये सब कम्युनिकेट नहीं की जा सकती, एक से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती हैं, एक से दूसरे लोग को नहीं जाती हैं, ये खुद ही होती है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के अंदर राइजिंग ट्रेंड है।
वर्ल्ड की पहली एआई बेस्ड मिनिस्टर बनाई गई है। अब देखो उसका नाम तो एडेला क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया। अभी किस कंट्री के द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है एल्बेनिया के द्वारा, ठीक है। अब इसको पोर्टफोलियो क्या दिया गया? इसको पोर्टफोलियो देगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट, करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है। ये मतलब जो भी अलॉटमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह को बेस्ड ऑन एआई सिस्टम को यूज करके, ठीक है। पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है नेपाल की, केपी शर्मा ओली जी के रिजाइन करने के बाद पहली वुमेन, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बनी है सुशीला कर्की जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक पे आ जाते हैं। नेशनल हिंदी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका डेट कितना है ये आपको पता होना चाहिए। देखो डेज में मैं वही डेज इम्पोर्ट ऐड करता हूँ अपने सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहते होते हैं यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, फालतू के नहीं कि 1 से 30 तारीख तक पूरे ही डेज इंक्लूड कर दिए। कौन याद रख पाएगा? कोई याद नहीं रख पाएगा। 1 से 30 तक के याद करके दिखाओ। दूसरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, सारा के सारे दिन उनके 10 न्यूज होती है डेट की, एक न्यूज तो हमेशा डे पर ही होती है। अरे कैसे आदमी को याद रख लेगा 365 डेज, 365 डेज के बारे में पता होगा उसको? शिट यार, नहीं रख पाएगा। मुझे पॉसिबल नहीं लगता, बाकी आप देख लेना आपको क्या लगता है। नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भाई देखो, ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन हमने इंडिया ने देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था 1949 के अंदर। रीजन भी बताया है और डे भी बताया है। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञान भारतम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है ज्ञान, जो इंडिया का ज्ञान है उसको डिजिटाइज करना, प्रिजर्व करना, इंडिया के एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट को और नॉलेज ट्रेडिशन को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है टाटा एडवांस सिस्टम ने रिसेंटली पहला 3D नवल एयर सर्वेलेंस रडार लांजा एन बनाया है, कोलैबोरेट करके किस कंट्री के द्वारा? तो इसमें इंडिया ने कोलैबोरेट किया स्पेन के द्वारा, स्पेन के साथ, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने रडार बनाया, सर्वेलेंस रडार 3D, लांजा एन उसका नाम है, ठीक है, स्पेन के साथ मिलकर। नेक्स्ट आ जाता है नीति आयोग के अकॉर्डिंग रिसेंटली एक टारगेट सेट किया गया है इंडिया के द्वारा, सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस प्रोडक्शन। कितने मतलब किस साल को टारगेट रखा गया है कि हम खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे पल्स प्रोडक्शन में? मेनली तुम जो तुर उड़द और मसूर की दाल को लेकर ये टारगेट लॉन्च किया गया है। 2030 तक का सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट रखा गया है और 2047 तक डबल करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है। रेड आईवी प्लांट न्यूज में था, तो उसे यूज करके कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया गया है। वो बनाया गया है एडवांस वाउंड हीलिंग पैड, मतलब उसके जो एक प्रॉपर्टी है ना उसको यूज करके एक पैड बनाया गया है जो अपने घाव को भरने में हेल्पफुल रहेगा। और ये बनाया किसने? केरला के एक जीएनटीबीजीआरआई साइंटिस्ट के द्वारा। लखोंग पूजा, ये पूजा फेस्टिवल में आपको बताया था, ये किस मेनली क्या होता है, कोई कम्युनिटी कौन सी ट्राइब से मनाती है, सेलिब्रेट करती है और किस स्टेट के अंदर से मनाया जाता है? देखो क्वेश्चन में खुद ही दिया आसाम के अंदर मनाया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज को बनाती है लखोंग पूजा को? ये बनती है तीबा और ललोंग, बस। ट्राइब का नाम हो गया, स्टेट हो गया और फेस्टिवल का नाम हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस को रिसेंट एक अवार्ड दिया गया है 2023-24 के अंदर। वो दिया गया राजभाषा कीर्ति अवार्ड, राजभाषा का यूज करने के लिए। दिया किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आईएनएस त्रिकांत रिसेंटली ग्रीस पहुंच गया था, ठीक है। तो किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था? तो ये एक्सरसाइज इंडो हेलेनिक जो मेडिटेरियन सी के अंदर कंडक्ट कराई जाती है सलामिस बे पर ग्रीस के। तो ये ग्रीस के साथ एक्सरसाइज है, वहां पे गया था इंडो हेलेनिक। नेक्स्ट है इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसका नाम रखा गया है वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे बनाया गया है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, किस प्लेस पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है भाई गोपालपुर उड़ीसा के अंदर, मतलब उड़ीसा के अंदर इसको लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है इंडिया के। कोई किसकी हेल्प से? जापान की आईएचआई कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, ठीक है। एसीएम ग्रुप इंडिया का है और जापान का आईएचआई है, जिसमें एसीएम के पास 70% स्टेक है, आईएचआई का 30%। इंडिया का पहला स्पेस सिटी बनाने का किसने निर्णय लिया है? किस स्टेट के द्वारा इस निर्णय को लिया गया और क्या लोकेशन रखी गई है? तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा ये पहला स्पेस सिटी। करंटली फास्टेस्ट ट्रेन, अब इस साल की जो फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है वो कौन सी बनी है, मतलब एज पर द न्यूज? तो जो अपनी नमो भारत है ना, जो आरआरटीएस है, रैपिड रेट
दिल्ली मेरठ रोड मतलब कनेक्टिविटी पे। तो उसको नमो भारत को फास्ट ट्रेन बोल दिया, मतलब ऑन ऑन ट्रायल नहीं, मतलब ये पैसेंजर को कैरी करके उतनी स्पीड में भागे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी सबका ट्रायल बेस्ड होता है, वो एक्चुअल में इतना भागती नहीं है, तो ये ट्रेन सबसे फास्टेस्ट मानी जा रही है, RRT है दिल्ली मेरठ नमो भारत। इंडिया इज द ओनली कंट्री, UN के सिंगल कन्वेंशन नारकोटिक ड्रग्स पे, जिसको कुछ प्रोडक्ट, मतलब ये इंडिया ही वो कंट्री है जो ये ड्रग्स कंट्रोल मतलब कन्वेंशन के अंदर UN के, कि इस प्रोडक्ट को ये प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी और कोई कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती, वो प्रोड्यूस करती है गम ओपियम को। गम ओपियम को बस ओनली इंडिया ही प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी किसी को ऑथराइजेशन नहीं है बाई UN। ठीक है। और इसमें प्रोड्यूस करेगा कोई भी इंडिया का फार्मर, उसको सारा का सारा गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा, वो नॉट इवन ए सिंगल सिंगल ग्राम ही कैन होल्ड। ठीक है। ओपीएम लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर बनाया जाता है। ठीक है। रिसेंटली रिक्लासिफाई कर दिया गया राइट्स को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, जो पहले हाइब्रिड के कैटेगरी में आते थे, अभी उनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ला दिया गया है। ठीक है। रीट्स जो होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ला दिया गया है। ठीक है। और जो अपने जो इन्वेस्ट्स हैं वो अभी भी हाइब्रिड कैटेगरी में ही। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो इस साल न्यूज में था, उनका ने इसको इंट्रोड्यूस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीन क्वेश्चन को लेके। ठीक है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, जिसमें देखो इसमें क्या इंडिया ने फेवर किया पर US इजराइल ने इसको अपोज किया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2027 में कहाँ पे होने वाली है? ठीक है, SCO समिट 2027 में होने वाली है पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। और ये हर साल रोटेशन बेस पे होती है, तो इस साल पाकिस्तान का नंबर आने वाला 2027 के अंदर। ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? उसका डेट पता होना चाहिए और रीजन पता होना चाहिए क्यों किया जाता है। तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। ओजोन के लिए। और कि इस साल का थीम क्या है? थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एस्टेब्लिश किया था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कोमोबरेट, मतलब इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए इसको 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। साइंस टू ग्लोबल इसका थीम है, थीम आपको याद रखना और डे आपको याद रखना। सिग्नस सिग्नस एक्सएल कार्गो स्पेसक्राफ्ट, जिसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सप्लाई पहुंचाने के लिए, तो ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? ये इसको ऑपरेट किया जाता है नॉर्थकॉप ग्रूमैन के द्वारा। ठीक है। और ये नासा के कॉमर्शियल सप्लाई सप्लाई प्रोग्राम के अंदर काम करता है। तो मतलब ये रीयूजेबल प्रोडक्ट वो नहीं होता, इसमें क्या होता है कि सप्लाई लेके जाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जैसे सप्लाई दी जाती है वो री एंट्री के दौरान अपने आप आसान में जल जाता है और खत्म हो जाता है, तो रीयूजेबल नहीं है। किस कंट्री मतलब किस ग्रुप के अंदर और क्या पर्पस है? बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इंडिया के अंदर, मतलब जो इथेनॉल बनाने के लिए बैम्बू को एज एन सोर्स मटेरियल यूज किया जाएगा। पहला प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? ये लगाया गया है असम गोलाघाट के अंदर, और वहाँ की नोवालीगढ़ रायफेनरी के अंदर इसको लगाया गया है। INS एंद्रौथ न्यूज में था, तो ये क्या है? INS एंद्रौथ है सेकंड एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, जिसको डेवलप किया है GREC ने। ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाता है, जैसे कुछ भी ऐसा शिप वगैरह या फिर सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट टाइप कुछ भी हो, मतलब ऐसा सबमरीन हो गया, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ये है क्या और किसने इसको बनाया है, बस। तो ये सेकंड एंटी सबमरीन वारफेयर है, सेलो वाटर क्राफ्ट है, उसको डेवलप किया गया है GRSC के द्वारा। और ये जो नाम दिया गया है एंद्रोथ, एंद्रोथ कहाँ से? लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, नॉर्थन आइलैंड। माउंट हैरियट का रिसेंटली नाम चेंज किया गया था, अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है ये। किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम चेंज करके रख दिया गया माउंट मणिपुर, टू ऑनर मणिपुरी फ्रीडम फाइटर। ठीक है। इंग्लिश के साथ वॉर हुआ था, उसके कमेमोरेट करने के लिए इसको चेंज कर दिया गया है। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच न्यूज में थी रिसेंटली, तो ये एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है? देखो, ये मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है, मतलब सबमरीन की हेल्प से रेस्क्यू कैसे किया जा सके। ठीक है। पैसिफिक रीच पैसिफिक ओशन के अंदर होती है ये। तो सिंगापुर के अंदर हुई थी इस बार, इंडो पैसिफिक के अंदर। ठीक है। तो इस साल इंडिया की तरफ से INS निस्तार। अब आपको ये पता होना चाहिए INS निस्तार का रोल क्या है। ये सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज कराने, मतलब सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल है ये। ठीक है। इसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाइना इसमें ऑब्जर्वर था। ठीक है। सिंगापुर के अंदर हुई थी। पर्पज क्या है? सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है ये, INS निस्तार ने इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाइना ऑब्जर्वर था। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच। 3M22 जिरकॉन ये न्यूज में था, ये क्या है?
तो भाई ये है कि ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको रशिया ने डेवलप किया है, ठीक है। हाइपरसोनिक है, क्रूज है, और रशिया के द्वारा बनाई हुई, बस। मैक हाइपरसोनिक 5 से ज्यादा, मतलब मैक 8-9, और रेंज इसकी 1000 किलोमीटर है। नेक्स्ट, ऐसे ही इंडिया की तरफ से ET-LD-HCM मिसाइल सिस्टम। अब ये भी क्या है, ये इंडिया का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको DRDO ने प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर बनाया गया है। अब इसकी रेंज है ना वो उससे भी ज्यादा, उसकी 1000 रेंज थी, 3M22 जिरकॉन की जो रसिया ने बनाया था। अपने वाले की रेंज है 1500 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया बन गया 13वां कंट्री ऑथराइज करने के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट किनको, किससे रिलेटेड सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है जिनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाएगा। इंडिया ऐसा 13वां कंट्री बना है, ठीक है। वो किया जाएगा OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट, मतलब वेट्स और मेजर से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशन इशू करके, जैसे कोई, जैसे होता है ना किसी दुकान पे जाओगे तो वेट्स वगैरह होते हैं जिनकी तरफ से वे दुकान वाले से सामान मंगाता है वो वेट होता है, तो उसका सर्टिफिकेशन इशू करने वाला इंडिया 13वां कंट्री बन गया है ऐसा। रिसेंटली इंडिया ने 15 साल के लिए प्रोटोकॉल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। ये इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के साथ साइन क्यों किया जाता है, क्योंकि यही उसको जो हाई सीज है वहां पे गवर्न करती है। ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है पॉलीमेटालिक सल्फाइड को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया के द्वारा। तो इंडिया ऐसा कंट्री बन गया है जिसने मतलब दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं इसके साथ, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। टू पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के एक्सप्लोरेटरी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के पास है तो। और ये कहाँ पे मिला है, ये कार्ल्सबर्ग रिग इंडियन ओशन के अंदर मिला है, ठीक है। और ये किससे, इसके बाद वाले रीजन में, इधर की तरफ हाई सीज के अंदर। तिरुपति रेजोल्यूशन न्यूज में था। अब ये वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन लेड ग्रोथ पे इस पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड थी तिरुपति के रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला जो पॉश एक्ट है ना वो कहाँ पे नहीं लगाएगा। कहाँ पे नहीं लगेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नहीं लगेगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय टाइप रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे सब लोग अपने हित के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, ना कि किसी की एक दूसरे के नीचे काम करते हैं, ठीक है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है, किसने टॉप किया है। इंडिया की रैंक रही है इस बार 38 और टॉप किया है इसमें स्विट्जरलैंड ने, तो ऑप्शन होगा सी, ठीक है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इंडिया का रैंक लगा देते तो यूएस भी लगा सकता था, मैं खुद ही गलती करने वाला था, सही बोलूं आपको, झूठ नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्विट्जरलैंड, इंडिया का 30th और स्विट्जरलैंड एट टॉप। एक्सरसाइज फ्रीडम है, ये किस किस कंट्री के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्सरसाइज जिस जिस कंट्री के बीच में होती है उतना आपको याद रखना, और कहाँ पे होती है उतना याद रखना है, ठीक है। तो ये है USA, साउथ कोरिया और जापान के बीच में होती है, पैसिफिक ओशन के अंदर, और इस बार इसको साउथ कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज करा गया है, जेजू आइलैंड पे। ये फेस्टिवल है एक श्री खोंग हताई चिल्ली फेस्टिवल, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट के अंदर, और ये इसका मेन पर्पस क्या है। तो इसको मणिपुर के अंदर जो वहाँ की GI टैग हताई चिल्ली है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाने के लिए, किस कंट्री के साथ और कहाँ लोकेटेड है। ये मॉरिशस के आइलैंड है न्यू डिएगो ग्रेसिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर बना स्टेशन बनाने के लिए। TTNC क्या है, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन, ठीक है। लोकेशन इज इन चाकोज आर्किपेलागो डिएगो ग्रेसिया जो आता है मॉरिशस के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्पायर अवार्ड 2025 का हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इनोवेशन के आइडिया दिए हैं, तो ये किस स्टेट ने से टॉप किया है, टॉप पोजीशन किसकी रही है। तो ये रही है मुजफ्फरपुर बिहार की। इंस्पायर अवार्ड दिए जाते हैं इनोवेशन के लिए दिए जाते हैं, तो इसमें किसने टॉप किया, मुजफ्फरपुर बिहार ने टॉप किया। वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स आए, ये मानक स्कीम के अंदर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनोवेशन करने के लिए स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 10, ठीक है। मुजफ्फर बिहार ने इसमें टॉप किया। इंस्पायर का फुल फॉर्म देख लेना आप यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ मानक स्कीम क्या है वो देख लेना। वी इंडेक्स निकाला गया, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, तो इसमें इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंडेक्स है जिसने सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। वुमेन को कितना एम्पावर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये किसके द्वारा निकाला गया, किस स्टेट के द्वारा निकाला गया, ये निकाला गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। फाउंडेशन, उद्यति फाउंडेशन के साथ मिलकर।
इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया एल सत्या श्रीनिवास को। ठीक है, इंडिया की तरफ से एडीबी जो बैंक है उसका आज फिलीपींस के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, तो वहां पे इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है एल सत्या श्रीनिवास को। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है, उसका मेन फीचर क्या है? अब ये क्या है कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, तो ये सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने साइन कर लिया है। जेंडर स्नैपशॉट 2025 की रिपोर्ट जिसमें हाईलाइट किया गया है जेंडर इक्वालिटी और सस्टेनेबल गोल को लेके, तो किस ने दोनों ने साथ में मिलकर, ये यूएन वोवन और यूएन देशा ने साथ में मिलकर रिलीज किया है। आदि कर्मयोगी अभियान जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है इसको? तो आदि कर्मयोगी अभियान को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। अब देख लेते हैं कि ये अभियान क्या है। ये फ्लैगशिप कैंपेन है जिसमें ग्रास रूट ट्राइबल चेंज लीडर स्ट्रेंथन करने की लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, मतलब जो आदि लोग हैं लास्ट माइल तक सर्विस दी जाएगी, बाकी ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस किए जाएंगे। तीन पिलर हैं इसके, सेवा, संपन्न और संकल्प। सेवा मतलब सर्विस देना, संपन्न डेडिकेशन दिखाना, संकल्प रिजॉल्व करना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें तीन लीडरशिप पिलर भी हैं। वो क्या है? आदि, ये अपने कर्मयोगी जो जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हो गए, और आदि सहयोगी टीचर्स वगैरह, और आदि साथी वगैरह जो रिटायर वगैरह लोग होते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर आदि कर्मयोगी, और आदि सहयोगी जो टीचर्स वगैरह सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह, और आदि साथी सेल्फ हेल्प ग्रुप एल्डर विजिलेंस। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन, इस कंट्री, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आ रही है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यूरोशियन इकोनॉमिक एग्रीमेंट, ये अपने यूनियन के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? तो इसके अंदर आती है रसिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये साथ साथ में बॉर्डरिंग कंट्रीज है। देख लेते हैं मैप पे, तो देखिए ये अपना रसिया हो गया, फिर कजाकिस्तान यहाँ पे हो गया, फिर नीचे इसके किर्गिस्तान हो गया, इधर में बेलारूस हो जाता है। तो ये चार कंट्री तो टच होती। अब सीधा इसके नीचे यहाँ जाएंगे अजरबैजान के नीचे, ये आर्मेनिया हो गया अपना। तो ये पांच कंट्रीज ईएयू के पार्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रूल 49 बी जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 के अंदर उसमें चेंज किया है। बिहार इलेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बैलेट पेपर को लेके चेंज है। तो वो चेंज क्या है? इसमें क्या होगा कि जो फॉन्ट साइज है, कलर को लेके, और अपने सीरियल नंबर्स को लेके, उन सबको चेंज किया गया है। कलर दिया जाएगा, स्टेट असेंबली को अलग और नेशनल लेवल पे इलेक्शंस को अलग, और सीरियल नंबर्स को कैसे फॉन्ट यूनिफॉर्म फॉर्मेट में रखा जाएगा, बोल्ड फॉर्मेट यूज किए जाएंगे, उस तरीके से चेंज किया गया। रूल नंबर याद रखना चाहिए, और दूसरा क्या चेंज किए हैं। ठीक है, कलर फोटोग्राफ, दूसरा सीरियल नंबर बोल्ड, यूनिफॉर्म फ्रंट साइज पेपर पे लेके चेंज किया गया है, और कलर कोड दिया गया है। ठीक है, ICHGS अक्षर, ये भी न्यूज में था। अब ये क्या है इसको भी देख लेते हैं भाई। अब ICGS अक्षर था ना, ये फास्ट पेट्रोल व्हीकल है, मतलब पेट्रोलिंग के काम आएगा ये अक्षर। जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ये फास्ट पेट्रोल व्हीकल है जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बना लिया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना जो बिहार में लॉन्च किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। इसके अंदर अनएम्प्लॉयड यूथ जो 20 से 25 साल की जॉब ढूंढ रहे होंगे उनको भत्ता दिया जाएगा। भत्ता कितने का दिया जाएगा? 2 साल के लिए 1,000 रुपए तक का। ठीक है, बिहार के अंदर। और साथ साथ में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल युवा प्रोग्राम के अंदर। आयुषिन रेड लिस्ट स्टेटस रेड पांडा का, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये न्यूज में थी। देखो, इंडेंजर्ड बस, रेड पांडा का आयुषिन स्टेटस इंडेंजर, क्वेश्चन कन्वर्ट, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में। एस्ट्रोस्केल जापान जिसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ लॉन्च करने के लिए ISSA J1 सैटेलाइट को। तो इसमें लॉन्च व्हीकल इंडिया कौन सा यूज करने वाला है? लॉन्च व्हीकल यूज करने वाला है इंडिया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब ये ISSA J1 सैटेलाइट है क्या? इसके थ्रू जापान क्या करने वाला है? तो ये क्या, इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान वन, इसके थ्रू जापान इंस्पेक्ट करेगा डिफंक्ट सैटेलाइट को, स्पेस डेब्रीज को, मतलब डिफंक्ट मतलब खराब हो गया, एक तरीके से डेब्रीज का काम करेगा स्पेस के अंदर। तो उन सबको इंस्पेक्ट करने में ये हेल्पफुल रहेगा। NSIL पहली बार इसका लॉन्च करने वाली है, कमर्शियल आराम जो इसरो की है NSIL वो इसको लॉन्च करेगी PSLV सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड है वर्ल्ड बैंक पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट में, मतलब वर्ल्ड बैंक की जो पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट है इसमें इंडिया की तरफ से पहली बार कोई सिलेक्ट हुआ है। उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है विवेकानंद गुप्ता जी। ठीक है, ये EPFO ऑफिसर है।
डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, नॉर्थ साउथ डिवाइड। मतलब डेमोग्राफी को लेके, रिप्रेजेंटेशन को लेके और डिलिमिटेशन को लेके, नॉर्थ और साउथ के बीच में कुछ डिवाइड है, उससे रिलेटेड ये बुक रिलीज हुई है। पॉलिटी की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड। तो इस इस बुक से क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है। ये बुक बनाई है रावी के मिश्रा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट कुछ थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन डाला था दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, किस रिवर पे? सियोम रिवर पे। उस रिवर का, सियोम रिवर के अंदर डाला हुआ था। दो प्रोजेक्ट कौन से हैं सियोम रिवर के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर? तो वो है हियो और तातो, ठीक है। किस रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए और किस स्टेट के अंदर। हियो तातो सियोम रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है अपने ब्रह्मपुत्र रिवर की, अरुणाचल प्रदेश के अंदर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये दोनों। सियोम रिवर देख लीजिए, नॉर्थ साइड से आती है और ये ब्रह्मपुत्र अपने यहाँ से आ रही है, इसमें जुड़ जा रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यूएनएटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूएन में रिफॉर्म करने के लिए 80th एनिवर्सरी पे। बस सिंपल, रिफॉर्म प्लान टू मेक यूएन को एफिशिएंट बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए 80th एनिवर्सरी पे। उनके सेक्रेटरी जनरल का आपको पता होना चाहिए, जनरल एंटोनियो गुटेरेस। प्रोजेक्ट स्वात, ये क्या है? इसके अंदर इंडिया बनाने जा रहा है इंडिजीनियस ऑटोनोमस वेसल प्रोजेक्ट, जो मतलब जिसको रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा और आईआरएस के साथ में मिलकर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्वात के अंदर यूनियन टेरिटरी पहली इंडिया की बन गई है जिसने जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी अचीव कर लिया है, वो बनी है पुडुचेरी। अब जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के 42 दिन के अंदर अगर कोई लेडी की डेथ हो जाती है तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। अगर वो बच जाती है तो वहां पे जीरो हो गया है। तो इसने लास्ट ईयर के अंदर पुडुचेरी ने अचीव कर लिया है जीरो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये। वर्ल्ड का पहला फंक्शनिंग जीनोम बनाया एआई को यूज करके। उस जीनोम का नाम क्या है? जीनोम ये बनाया, वायरस बनाया है 5X174 बैक्टीरियोफेज, जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ई कॉली बैक्टीरिया को, ठीक है। और इसमें जो एआई यूज की है, ईवो यूज की है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर साथ में इसको बनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्पार्क स्कीम। अब ये नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट उनके लिए लॉन्च की गई है। इसके अंदर क्या होगा? अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्पेस साइंस से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए। इसमें 800 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, हर स्टेट से 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहला इन्वेस्टर कौन बना है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के अंदर, ग्लोबल फॉरेस्ट फंड के अंदर? वो बना है ब्राजील, इसी ने इसको प्रपोज किया था COP28 में। तो इसी ने पहली बार $1 बिलियन का प्लेस दिया है, और एम है 100 to 125 बिलियन डॉलर रेज करना फॉर कंजर्वेशन रिस्टोरेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इंडिया का पहला पर्सन जिसको मिला है इंटरनेशनल वाटर प्राइज, वो मिला है हिमांशु कुलकर्णी जी को। ये पुणे बेस्ड वो ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट है। इनको ये के पायनियर वर्क इन एक्वाफर बेस्ड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आ जाता है, अफगानिस्तान का बगरम बेस न्यूज में था, तो रिसेंटली यूएस ने दोबारा इंटेंशन दिखाया है इसको रीटेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नियर चाइना। मैप में आप देख सकते हैं, आप यहाँ से आप जाएंगे तो ये पूरा चाइना तक कनेक्टिविटी मिल जाती है। आयरन बीम सिस्टम, जो लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम है ना, उस तरीके से आयरन बीम है ये लेजर ऑपरेटेड है। तो इसको इजराइल ने बना लिया राफेल एडवांस सिस्टम एलवी सिस्टम के साथ मिलकर, जो ऐसे लेजर की हेल्प से टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये NSCN नागालैंड सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंग के ऊपर बैन एक्सटेंड कर दिया गया। रीजन क्या है, कितने साल के लिए किया गया है? 5 साल के लिए किया गया, अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। रीजन है कि इनकी टेंडेंसी है कंट्री से अलग होना चाहते हैं, एक्सटॉर्शन में हाथ रहता है, आर्म बैलेंस फैलाते हैं, अनलॉफुल टाई रहते हैं अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ। रिसेंटली विड्रॉ कर दिया है ICC से तीन, मतलब जो कंट्रीज हैं जो आर्मी ऑपरेटेड हैं। रीजन दिया है कि ये एक ICC क्या है, न्यू कॉलोनल रिप्रेशन की तरफ जो देखते हैं। तो ये माली, बुर्किना फासो, नाइजर ने किया है, ठीक है। ये मिलिट्री रन स्टेट्स हैं तीनों साहिल रीजन के अंदर। ये रहा माली, बुर्किना फासो और नाइजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और ई गवर्नेंस जो विशाखापट्टनम के अंदर हुई है, इसमें ग्राम पंचायत को अवार्ड दिया गया है, गोल्ड अवार्ड। किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए। वो दिया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र को। ई गवर्नेंट क्या होती है? जिसमें इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस और इफेक्टिव जो ICT है पंचायत लेवल, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए।
के वीजा लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। अब ये काउंटर करने के लिए H1 वीजा को किया गया है। इसके अट्रैक्ट किया जाएगा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रोफेशनल्स को। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको जॉब ऑफर हो, आप बिना जॉब ऑफर के भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। H1 वीजा को काउंटर करने वाला इंडिया का पहला 3D रॉकेट प्रिंटिंग फैसिलिटी किसने बना लिया? ये बना लिया अग्निकुल कॉस्मोस ने, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, स्पेस से रिलेटेड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को यूज करके 3D रॉकेट बनाए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है इंडिया का एम्फीबियस व्हील्ड कॉम्बैट व्हीकल बना है जिसको बोलते हैं वेज 8 डीआरडीओ ने बनाया है इसको। एम्फीबियस मतलब पानी पे भी चलेगा, जमीन पे भी चलेगा। किसके साथ मिलकर बनाया है? टाटा एडवांस सिस्टम के लिए साथ मिलकर बनाया है इसको। डुगोंग जो कंजर्वेशन रिवर्स है तमिलनाडु के अंदर, पाक वे में, इसको आयुषी ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो ये किस स्टेट के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ये डुगोंग, इसका स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए। इसका स्टेटस है आयुसीएन वन रिवर। ठीक है, ये हर्बीवोर है, इसको सी काऊ भी बोलते हैं और इसको मरीन मैमल भी बोलते हैं, हर्बीवोरस मरीन मैमल। माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में है? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनटीपीसी के बीच में। एनटीपीसी का पहली बार इस जैसे न्यूक्लियर पावर के अंदर पहला बार ये स्टार्ट है। ठीक है, और इसको किसके थ्रू? अश्विनी जॉइंट वेंचर है, एक अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ड्रोन वॉल रिसेंटली न्यूज में थी ये टर्म। ड्रोन वॉल क्या है? ईयू की तरह प्रपोज किया मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको क्रॉस बॉर्डर ड्रोन इनकर्जन रोकने के लिए मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रसिया से मेनली इनकर्जन को रोकने के लिए ड्रोन वॉल ईयू के द्वारा प्रपोज किया गया। ठीक है, उसका नाम रखा गया ईयर सील्ड। यूएस काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम्स। अग्नि प्राइम मिसाइल जिसको रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया पहली बार। उसकी रेंज कितनी है? उसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज थी इसकी। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा। मतलब अग्नि मिसाइल जो है ना, अग्नि प्राइम मिसाइल, उसको रेल बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च कर दिया गया है। हुरून वेल्थ इंडिया जो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है उसमें किस स्टेट और किस सिटी ने टॉप किया? मतलब सबसे ज्यादा मिलियनर मिलते हैं वहां पे। तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर भी मुंबई है। बिगेस्ट ड्रोन काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज जो कंडक्ट होने वाली है अक्टूबर में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोल्ड स्टार्ट। ड्रोन बेस्ड एक्सरसाइज है, ड्रोन की मतलब ड्रोन से जितने भी वॉर्स वगैरह हो सकते हैं, सर्विलेंस हो सकता है, इस सब से रिलेटेड एक्सरसाइज है, कोल्ड स्टार्ट नाम होगा इसका। और इसमें तीनों जो फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब R&D स्टूडेंट, इंडस्ट्री, अकेडमी, सब पार्टिसिपेट करेंगे। अनमेसा फेस्टिवल एशिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल किस फील्ड से? लिटरेचर से। इसमें कवि वगैरह, पोइट्स वगैरह, ट्रांसलेटर्स, राइटर्स सब पार्टिसिपेट करते हैं। साहित्य अकादमी ऑर्गेनाइज कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर जो पढ़ती है। गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख ने रिसेंटली चोला और दोकलाम पासेस को खोलने का बोला है। और ये किस इनिशिएटिव के अंदर? ये बैटल फील्ड टूरिज्म रणभूमि दर्शन के अंदर। ठीक है, और ये पासेस को देख लेते हैं लोकेशन। चोला ऊपर यहाँ पे पड़ती है और दोकलाम उसके नीचे। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो टोक्यो के अंदर कंडक्ट कराई गई थी, इसमें टैली में किसने टॉप किया है? टैली में किया है यूनाइटेड नेशन ने टॉप, और इंडिया ने इसमें जीता है 0 मेडल। एसएसटी भारत। ठीक है, इसका अनाउंस किया गया है, ये प्रोजेक्ट है, इसका मेन पर्पज है फ्यूजन फिजन हाइड्रो पावर रिएक्टर है ये। इसमें फ्यूजन के थ्रू मेनली 100 वाट मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और फिजन के थ्रू 30। ठीक है, मेन पर्पज इसका यही है। और फुल फॉर्म इसकी है स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टर टोकमोक भारत, एसएसटी भारत। और इसको प्रपोज किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर ने। ओईसीडी जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करती है, साल में 2 बार करती है, बाइनल। तो उसके अकॉर्डिंग अभी रिसेंट जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी, उसके अकॉर्डिंग जीडीपी इंडिया की 6.7% बताई है उसने, मतलब इंक्रीज किया अपना डेटा। और इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर दिया, मतलब इन्फ्लेशन इंडिया में इतना कम होगा 2.9%। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो न्यूज में था, इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया है। तो ये किस रिवर पे है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुबनसिरी रिवर पे रैन रिवर प्रोजेक्ट है। ये भी ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सुबनसिरी रिवर आपको देखने में ये सुबनसिरी रिवर, और ये अपना 1 सेकंड, ये सुबनसिरी रिवर रही, और इधर से अपना ब्रह्मपुत्र रिवर आएगी, उसके राइट में ट्रिब्यूटरी है। रिसेंटली फुलवारिया एक प्लेस है, कोदरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। ऐसा पहली बार हुआ, मतलब आजादी के बाद यहाँ पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। कौन सी ट्राइब यहाँ पे रहती है? यहाँ पे ब्रियोर ट्राइब बसती है। साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो, मतलब साउथ एशिया के अंदर एक ही वोल्केनो है जो एक्टिव है, वो रिसेंटली इरप्ट हुआ है।
उसका नाम है अंडमान सी के अंदर बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड ये रहा अपना। यूएस ने H1 वीजा की फीस बढ़ा के कितनी कर दी है पेटिशन के लिए, $1 लाख कर दी थी। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जो इंडिया का शोकेस करेगा, इंडिया का जो मेरीटाइम हिस्ट्री है ना वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, लोथल गुजरात, गल्फ ऑफ खंबात के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट स्पिंग वाटरवेज के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, एंशियंट डॉक यार्ड है ये फेमस। ये रहा अपना लोथल, गल्फ ऑफ खंबात के पास। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने रिसेंटली रीनेमिंग कर दिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट की। ठीक है, तो नया नाम दिया गया है डेथ ट्रायंगल डेथ क्रीसेंट, क्योंकि यहाँ से ड्रग्स की काफी ट्रैफिकिंग होती है ओपीएम को लेके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम चेंज कर दिया। मैप के थ्रू देख लेते हैं, ये रहा अपना गोल्ड ये डेथ क्रीसेंट और डेथ ट्रायंगल। कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए, पार्टिसिपेटिंग ईरान, फिर उसका बाद अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान। ऐसे यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड नीचे, लाओस इधर, ये 3 कंट्री। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है ईगल एंड आर्म। इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब सारे के सारे सोल्जर ड्रोन को ऑपरेट कर सकें और काउंटर ड्रोन वारफेयर में पार्टिसिपेट कर सकें। ये इसका मेन पर्पज है, मतलब हैंडी होने चाहिए प्रॉपर। पहला स्ट्रेटेजिक प्राइवेट, पहली बात तो प्राइवेट है। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोजेक्ट एक प्राइवेट फर्म को अपॉर्ड कर दिया गया है। लोकेशन क्या है और कौन सी प्राइवेट फर्म है, पदुर के अंदर, कर्नाटका, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर। कैपेसिटी होगी 2.5 MMT क्रूड ऑयल की। ठीक है, और जो इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया किसके अंदर, आईसीपी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के अंदर। ठीक है, और ये 3 लोकेशन है इसकी मेनली, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पदर, जिसकी कैपेसिटी 5.3 मेगा MMT अभी 8-9 डेज तक सप्लाई प्रोड्यूस कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड। ठीक है, एक डिस्प्ले है 72 मीटर के, उसके थ्रू कमांड किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा रेल ऑपरेशन को। वो कहाँ पे बनाया गया है, साबरमती गुजरात के अंदर। एशिया का लार्जेस्ट है ये। ठीक है, 72 मीटर की वीडियो वॉल है जिसके अंदर मॉनिटरिंग की जाएगी सेफ्टी मूवमेंट और पावर सिस्टम के लिए। व- पहला वर्ल्ड में फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बैन करने वाला पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, मतलब गवर्नमेंट उसको खरीदेगी नहीं फॉरेस्ट को, तो वो कौन सा बन गया, वो बन गया नॉर्वे। मेनली किस, मतलब जो स्पीसीज उसको प्रिजर्व करने के लिए, पाम ऑयल बेस्ड बायोफ्यूल को प्रिजर्व करने के लिए किया है, नॉर्वे ने किया है। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में बैन कर दिया डिफोरेस्टेशन को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएन वुमेन की बनी है सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, वो है फुमुला सीमा समी बहोस, सेकंड टाइम बनी है ईडी ऑफ यूएन वुमेन। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है रिसेंटली इंडिया के द्वारा। ये कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये दिया गया है को, ये लार्ज कॉमर्शियल शिप को। देखो इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट काफी सर्विस में उनको फायदा मिलता है। ठीक है, तो स्टेटस मिलने से काफी इंप्रूवमेंट होगी इनके इन्वेस्टमेंट को लेके और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके। तो ये लार्ज कॉमर्शियल शिप को मिला है। अब देख लेते हैं कितना टनेज पे मिला है। 10,000 ग्रॉस टनेज से ऊपर किसी भी कंट्री का वैसल हो खरीदा हुआ बाहर के द्वारा, अगर इंडिजीनियसली बनाया होगा वो 1500 ग्रॉस टनेज पे ही मिल जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। बेस्ट अवार्ड मिला है स्किल डेवलपमेंट के लिए, मेरा रेशम मेरा अभियान प्रोग्राम के अंदर सेंट्रल स्किल बोर्ड के द्वारा, वो मिला आंध्र प्रदेश को। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ट्रेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सपोर्ट से। ठीक है, इसमें जो इंडस्ट्रियल पार्क है उनको रेटिंग किया जाता है किस बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, सस्टेनेबिलिटी, लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, फीडबैक, उनके बेसिस पे 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, लीडर, चैलेंजर, एस्पायरर। पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के द्वारा किस कंट्री में, मोरक्को के अंदर, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर प्रोडक्शन की जाएगी आर्मर्ड व्हीकल की, पहला। ठीक है, जो अपना वेब था ना 8x8, वो। इंडिया का पैरा आर्चरी में इंडियन ने शीतला देवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है गोल्ड मेडल जीत के 2025 में, क्योंकि ये आर्मलेस है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। तो इन्होंने वोमेन कंपाउंड इंडिविजुअल में गोल्ड जीता है। ठीक है, इसके साथ ये पहली ऐसी हैं जिन्होंने आर्मलेस है, उन्होंने गोल्ड जीत के लाई है। इसके साथ साथ इन्होंने अपना सिल्वर मेडल भी जीता है, वो कंपाउंड डबल में जीता है, सरिता अथाना के साथ मिलकर। तो ये थे कुछ इस मंथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हो सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।